नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार इस प्लेटफॉर्म से आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जो आपका सेक्शन वीडियो था 13वें चैप्टर का, जो कि बायोलॉजी का एक लास्ट चैप्टर होता है क्लास 12th के लिए, उसमें हमें लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड और विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न हैं 5 नंबर के, उनकी चर्चा करनी थी सेलेक्टिव क्वेश्चंस की। जैसे ही जैव विविधता और संरक्षण का यह वाला पोर्शन खत्म होता है मेरे दोस्तों, यह आपका लास्ट वीडियो हो जाएगा और आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का आपको लाभ भी दिखाई देगा। तो उम्मीद है आप चैनल से जुड़े रहेंगे, अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे और अच्छे अंक ला करके हमें भी गौरवान्वित महसूस कराएंगे। तो आप सभी के कितने नंबर आएंगे आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। बेसब्री से हम आपका इंतज़ार करेंगे। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन की तरफ। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने सेक्शन की तरफ। देखिए, पहला जो प्रश्न है दिया है, विश्व भर के पर्यावरणविदों ने कुछ क्षेत्रों के जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्यों घोषित किया है? ऐसे दो भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र बताइए। आगे देखिए, तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट, देखिएगा तप्त स्थल आ जाए कंफ्यूज मत होइएगा, पर टिप्पणी लिखिए। तो हॉट स्पॉट होते क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्षेत्र जो जैव जातियों से अत्यधिक परिपूर्ण होते हैं और इनको मानव क्रियाकलापों के प्रति अति संवेदनशील घोषित किया जाता है। अर्थात ये एक नियत विपत्ति के अंतर्गत हैं। ये स्थान अधिकतम सुरक्षा के लिए पहचाने जाते हैं। नॉर्मन मायर साहब जो हैं, यह आप देखेंगे 1988 में जैव विविधता के हॉट स्पॉट की जो संकल्पना है इन्होंने दिया था। कौन है? नॉर्मन आपका मायर की जो 1988 में इन्होंने दिया था परिकल्पना, तथा इन क्षेत्रों को स्वस्थानीय संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन के लिए परिचित कराया था। आगे देखिएगा, विश्व के कुछ क्षेत्र जातियों की अत्यधिक जैव विविधता के रूप में ज्ञात हैं। यद्यपि विश्व की कुल भूमि का 2.4% क्षेत्र ही भारत में है, लेकिन वैश्विक रूप से जैव विविधता की बात आपको बताई गई है 8.2, यहाँ 8% दिया गया है कि लगभग जैव विविधता भारत में पाई जा रही है। हॉट स्पॉट की पहचान अथवा निश्चित करने के लिए 4 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। वह कौन कौन सी हैं, 1 बाय 1 दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला, जातियों की समृद्ध स्थिति, कितनी जातियां समृद्ध। दूसरा, स्थानीय जातियों की संख्या में उनकी जातियां कितनी हैं। तीसरा देखिएगा, आवास की हानि से उत्पन्न संकट की डिग्री क्या है। चौथा देखिएगा, दोहन या एक्सप्लॉयटेशन का स्तर या डिग्री क्या है। तो ये देखेंगे आप हॉट स्पॉट के बेसिस पे आप देखेंगे 4 ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान देकर के चलना है। आगे बढ़िए अगले पोर्शन की तरफ। विश्व भर में पहचाने गए हॉट स्पॉट की हम बात करें तो 3 क्षेत्र भारत में तथा उसके करीबी जो देश हैं उसमें पहचाने गए हैं। पहला है पश्चिमी घाट, जिसको आप वेस्टर्न घाट कहते हैं। दूसरा वेस्टर्न घाट एवं श्रीलंका। दूसरा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ईस्टर्न हिमालय। तथा तीसरा है इंडो वर्मा क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र जो है भारत तथा उसके करीबी देशों के बीच पहचाने गए हैं जो हॉट स्पॉट है। बात करेंगे पहले पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट की। वेस्टर्न घाट स्पॉट कहाँ है भाई? यह जो है श्रीलंका और पश्चिमी घाट की बात को इंक्लूड करता है। पश्चिमी समुद्री तट यानी वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में लगभग 1600 किमी को ढकने वाले ऐसे उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल राज्यों के साथ श्रीलंका में भी स्थित है।
ये लगभग 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उपस्थित हैं और इनमें जैव विविधता के दो प्रमुख केंद्र, क्या, एक है अगस्त मलाई, है ना, पहाड़ी, दूसरा अम्बलम रिजर्व, है ना, जिसे शांत तथा शांत घाटी, है ना, साइलेंट वैली, ये फेमस है। शांत वैली जानते हैं केरल में मुख्य रूप से पाई जा रही है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत के आप देखेंगे समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं। अब हम श्रीलंका के साथ यहाँ देखें, हाँ, इंडो वर्मा की जो क्षेत्र हॉट स्पॉट है उसकी बात करेंगे। इंडो वर्मा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस रीजन में आप देखेंगे भूटान से लेकर म्यांमार तक फैला है। कहाँ से? भूटान से म्यांमार तक इसका फैलाव है, जो लगभग संपूर्ण उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट को ढके हुए है। यह 1500 मीटर ऊंचाई तक उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल वन तथा 1750 से 3500 मीटर तक शीतोष्ण वन टेम्परेट फॉरेस्ट हैं। घाटियां विशेषकर स्थानिक या एंडेमिक जातियों से भरपूर हैं। यह क्षेत्र वास्तव में अति सक्रिय क्षेत्र रहा है, जिसमें पुष्पीय पादपों तथा फसली पादपों का उद्भव सम्मिलित है। आगे बात करें, यह क्षेत्र पुरातन पौधों जैसे मैग्नोलिया, विर्च, बेट्रुइला फैमिलीज, मैंगलोसी एंड विनरेसी आदि की जातियां यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। इन जातियों से यह क्या है? समृद्ध स्थल है। वही बात करेंगे तीसरे स्थल की, पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट की, ईस्टर्न हिमालय हॉट स्पॉट। यह क्षेत्र भी जातियों की समृद्धता से भरपूर है। इसमें भी घाटियां होने के कारण स्थानिक पुरातन पुष्पीय पादप की जातियां पाई जाती हैं। भारत में पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय में प्रमुख हॉट स्पॉट के क्षेत्र के रूप में पहचाने जाते हैं या कहते जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 3 जो आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है जो आपके लिए सेलेक्ट किया गया है? देखिएगा, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या है, इनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, भारत में कितने क्षेत्र हैं। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पर किस एक टिप्पणी लिखना है और बायोस्फीयर रिजर्व टिप्पणी लिखिए। तो ये 3-4 तरह से आपको दिया गया है, मैटर आपका सेम है, देख लीजिएगा। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र तथा इनका प्रबंधन। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व प्रतिनिधि पारिस्थितिकी प्रणाली में आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाले बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र हैं। सन 1971 में यूनेस्को की मनुष्य एवं जीव मंडल परियोजना मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को के अंतर्गत मानव कल्याण हेतु जीव मंडल के संरक्षण की वृद्धि से जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार के क्षेत्रों को प्रबंधन के आशय से निम्नलिखित विभागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? पहला है केंद्रीय क्षेत्र, सेंट्रल जोन। ध्यान दीजिएगा, यह क्षेत्र पूर्णतः वर्जित होता है। इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आने दिया जाता। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल जोन कहते हैं। आगे प्रतिरोधक क्षेत्र, बफर जोन। यह क्या है? मध्यवर्ती प्रतिरोधक क्षेत्र में सीमित मानव क्रियाकलापों की अनुमति होती है, जिसे आप बफर जोन के नाम से जानते हैं। अगली बात करेंगे जो परिचालन क्षेत्र है, जिसको मैनिपुलेशन जोन कहते हैं। क्या है? परिधीय परिचालन क्षेत्र में अनेक प्रकार के मानव क्रियाकलापों की अनुमति होती है। इन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होते हैं। क्या? पहला, पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा एकता को बनाए रखना। दूसरा, पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण संबंधी अन्य विषयों पर अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। तीसरा, शिक्षा, जागरूकता, प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। भारत में जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्रों की अभी तक 18
स्थानों पर पहचान की गई। आगे, ये क्षेत्र भारत के हिमालय के ऊंचाई वाले प्रदेश, थार मरुस्थल, दक्षिणी पठारी भाग, समुद्री द्वीपों में स्थित है। इन क्षेत्रों का विस्तार राज्य के स्तर पर उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा अंडमान निकोबार में है। भारत के सुरक्षित जैव जो मंडलीय क्षेत्र हैं उनकी हम बात करें तो नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, है ना, मानस और सुंदरवन डेल्टा, इन सब का नाम आपने सुना होगा। ये सब क्या हैं? ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कि आप देखेंगे रिजर्व के रूप में रखा गया है और ये जैव विविधता से परिपूर्ण है। आगे देखिएगा, सिमलीपाल, डिब्रू, सैखोवा, देहांग देवंग, पंचमढ़ी, अगस्तमलाई, है ना, अचन कमर, है ना, अमरकंटक, कंचनजंगा, कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, शेषाचलम, पन्ना, इन सब में आपको देखने को मिलेगा। वास्तव में पारिस्थितिकी विकास की दृष्टि से जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्रों की धारणा और वन्य जीवों के संरक्षण में सरकार के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। सरकार इसके लिए संरक्षण कार्यक्रम के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को भी सम्मिलित कर रही है, जो पर्यावरण विकास में एक और महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। तो सही बात यह है कि पर्यावरण अगर नहीं रहेगा तो जीव रहेगा ही नहीं, और हम आप भी उसी में तो शामिल हैं। हमें अपने संरक्षण के लिए ही सही, लेकिन हमें एनवायरनमेंट के संरक्षण को ध्यान देना होगा। इस तरह के बायो रिजर्व जो हैं उनको संरक्षित रखना होगा और हमें इस संपदा को सम्मान देना होगा, संभालना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा जो प्रश्न आपके सामने है दिया है, राष्ट्रीय उद्यान तथा सेंचुरी पर टिप्पणी। राष्ट्रीय उद्यान वह स्थल है जो राष्ट्रीय सरकार द्वारा एकल रूप से उसमें उपस्थित वन्य जीवों के कल्याण के लिए आरक्षित तथा नियमित है। राष्ट्रीय उद्यान में वृक्षारोपण, कृषि कार्य, चारण जैसी गतिविधियां अनुमन्य नहीं होती। यहाँ ये सारी चीजें अलाउ नहीं है। आगे, निजी स्वामित्व अधिकार तथा वास स्थान परिवर्तन भी अनुमन्य नहीं होते, यहाँ मान्य नहीं होते। भारत में कुल 103 राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह सरकार आरक्षित करके रखती है और इसमें वृक्षारोपण, कृषि कार्य, चारण जैसी जो गतिविधियां हैं वो मानी नहीं जाएंगी, वो मान्य नहीं होती हैं। साथ ही साथ यहाँ देखें कि वास स्थान और स्वामित्व का अधिकार भी नहीं दिया गया है। अब सेंचुरी की बात करें, सेंचुरी वह क्षेत्र है जो केवल जंतु संरक्षण के लिए आरक्षित होता है। यहाँ तो सब रहेंगे राष्ट्रीय उद्यान में, लेकिन यहाँ जो है आप देखेंगे सेंचुरी में क्या है कि सिर्फ जो है जंतुओं को संरक्षित किया गया है। जैसे लकड़ी, लघु वन उत्पादन प्राप्त करना तथा निजी स्वामित्व अधिकार अनुमन्य नहीं होते, यानी किसी का निजी जो स्वामित्व है वह यहाँ आप देख नहीं सकते, क्योंकि वे जंतुओं को प्रभावित नहीं करते हैं। भारत में वर्तमान समय में कुल देखा जाए तो 543 सेंचुरीज की संख्या है। तो याद रखिएगा कि यहाँ जो है एनिमल्स जो हैं, जीव जो हैं, उनको संरक्षित करके रखा गया। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिससे कि क्वेश्चंस बहुतायत पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अब बात आती है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही आपके सामने हैं। जो पहला सेलेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसे ध्यान से देखिए। पहला ही प्रश्न है जिसमें कि दिया गया है, क्या दिया गया है, जैव विविधता क्या है। फुल क्वेश्चन आपको मिल सकता है जैव विविधता से रिलेटेड। फिर पूछता है जैव विविधता के संरक्षण की क्या क्या नीतियां हैं, यानी अगर आप संरक्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या नीतियां बनाई गई हैं, कैसे संरक्षण किया जा सकता है। आगे, जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण के विभिन्न विधियों का वर्णन करिए।
आगे जैव विविधता पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है यह समझाइए। तो मिलता जुलता नेचर है प्रश्नों का। आप देखिए, आगे देखिए, जैव विविधता की विवेचना कीजिए। आगे जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता की क्षति की क्या कारण है, क्या कारण है कि क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है। जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए और आगे दिया है जैव विविधता के 3 प्रमुख स्तरों को परिभाषित करिए, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में आपने डिस्कस किया है। हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए यह भी इसमें पूछ दिया है, जो कि महत्वपूर्ण है। आखिर हम संरक्षण के पीछे पड़े हुए हैं तो उसका कोई कारण होना चाहिए, तो जायज कारण क्या है इसकी भी बात इन्होंने किया है। जैव विविधता पर एक निबंध लिखिए। तो ये सारे जो प्रश्न हैं यह बस एक क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें एक उचित मटेरियल आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन बैंक के माध्यम से। और जो टेक्स्ट मटेरियल है उसको यहाँ हम आगे आपको दिखा भी रहे हैं कि क्या आपको टू द पॉइंट बात करनी है और बातें रखनी। चलिए एक देखिए, जैव विविधता पर एक निबंध लिखने की बात यहाँ आपके सामने प्रश्नों के माध्यम से है। देखिएगा क्या है, जैव विविधता का मतलब है कि जीवों की अलग अलग वैरायटीज का किसी पर्टिकुलर स्थान में पाया जाना, जैसा कि आप जान चुके हैं। आगे दिया गया है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी क्या है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या नेचर। तो ये चीजें जो आपको बताया गया है, इसमें आप देखेंगे दिया है 15 लाख से भी अधिक प्रकार के जीव जंतु, है ना, जिनकी हमें जानकारी है पृथ्वी पर बताई गई है। आगे यह निश्चित ही है इनके अतिरिक्त अनेक ऐसी जातियों और जंतु पादप पाए जा रहे हैं जिनके बारे में अभी तक हमें जानकारी ही उपलब्ध नहीं हुई। ठीक है, लगातार इनकी खोज होती जा रही है और नए नए जीव जंतु हमको मिलते जा रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। आगे कई जीव जातियां मानव संरक्षण में फसलों के रूप में या घरेलू पशुओं के रूप में सदियों से उगाई या पाली जा रही हैं। इस प्रकार विश्व में अथवा किसी स्थान विशेष पर विभिन्न जातियों का पाया जाना ही क्या है, जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है। इसको इन्होंने देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझा दिया है। टू द पॉइंट आप इस बात को ऐसे रख सकते हैं। आगे देखिए, जीवों में मिलने वाली इस विविधता के कारण ही प्रकृति में संतुलन बना रहता है। यानी कि जो फूड चेन आपको बताया है वो तभी संभव है जब विविधता हो और एक जीव दूसरे पे अपनी निर्भरता को परिपूर्ण कर सके। तो यहाँ ये चीज आपको मिल जाएगी। आगे दिया गया है पारितंत्र की खाद्य आपूर्ति, जो अभी हम बात कर रहे थे कि फूड चेन कैसे कंप्लीट होगा, खाद्य आपूर्ति के लिए विविधता की आवश्यकता पड़ती है। जैव विविधता का जो मूल कारण है जीवों को मिलने वाली आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं, इसकी भी चर्चा आपसे हो चुकी है। आनुवंशिक विभिन्नताएं जीन के बेस पे होती हैं। इस प्रकार इस आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है भी इसे अब आप कह सकते हैं क्योंकि जीन के बेस पे हो रही है। फिर भी विभिन्न भौगोलिक तथा पारिस्थितिक विभिन्नताओं के कारण भी जातियों में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो जो ये विभिन्नताएं हैं जेनेटिक के साथ साथ और भी पॉइंट्स पर होती हैं। जैसे इन्होंने कहा भौगोलिक दशाएं बदलती हैं तो जीवों में एडाप्टेशन आ जाता है, अनुकूलन आ जाता है, जिसकी वजह से उनमें विभिन्नताएं आ जाती हैं। या पारिस्थितिकी विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की वजह से विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो ये 3 तरह की विभिन्नताओं का प्रकार या स्तर आपको समझाया गया था अभी जल्दी ही इसी सेक्शन में। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे वैज्ञानिक के अनुसार इसमें क्या शब्दावली दी गई और क्या इसमें समझाया गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे वैज्ञानिक के अनुसार जैव विविधता शब्द का उपयोग पारितंत्र यानी इकोसिस्टम की विविधता, प्रजातियों के बीच वैश्विक तथा आनुवंशिक विविधता के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे दिया है इसकी सरल परिभाषा हो सकती है क्या, विश्व में पाए जाने वाले समस्त जंतुओं और पादपों का एक साथ जीवन यापन, अर्थात किसी भी आवास स्थान में सहयोग करते हुए पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की अनेकानेक जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। और बायोडाइवर्सिटी जो ये है जैव विविधता, इस शब्द का जो चयन है वह WC रोजन साहब ने किया था। यह बात भी हम बता चुके हैं
और कब? 1985 में। हालांकि जैव विविधता का यह विचार कॉन्सेप्ट 1980 में ही प्रथम बार स्पष्ट रूप से उभरा था, लेकिन जो WG रोजन साहब हैं, इन्होंने ही यह टर्म्स दिया था। आगे बात करें, भारत में जैव विविधता एक मुख्य केंद्र कहाँ है? केंद्र है जहां पर 167 से अधिक मुख्य पादप जातियां, पालतू पशुओं का उद्गम हुआ है। ऐसी कुछ फसलें जो कि भारत में उत्पन्न हुई हैं, यहाँ से सारे विश्व में फैली, जैसे चावल, गन्ना, सेब, जूट, आम, नींबू, केला, ज्वार बाजरा, विभिन्न प्रकार की मिर्च, औषधियाँ एवं आभूषणात्मक पौधे, यानी जिनसे आभूषण बनाए जाते हैं। विश्व में कोई भी देश जैव विविधता का इतना धनी नहीं है जितना कि भारत है। अगर हम अपने संपदा को समेट लें तो हम सबसे रिचेस्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, कैसे उन्हें संभालना है, क्या उनकी ज़रूरत है। यहाँ ये बात उनके समझ में नहीं आएगी जो कि अपने घर का कूड़ा दूसरे के घर की तरफ फेंक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको संरक्षण के लिए अपनी मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी, समाज की मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीज़ें आएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो नीतियां हैं, अब इनकी चर्चा यहाँ आपको मिलेगी। क्या नीतियां, क्या स्ट्रेटजीज बनाई गई? स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी। जैव विविधता को संरक्षण के लिए लगभग 100 देशों से अधिक वैज्ञानिकों ने एक विस्तृत एवं न्याय संगत संरक्षण नीति को तैयार किया। इसमें पहला जंतुओं के प्राकृतिक आवास, वनों का संरक्षण किया जाना शामिल था। इसमें क्या किया गया? वन जीव जातियों का उनके प्राकृतिक आवास के साथ साथ कृत्रिम आवास में मनुष्य के नियंत्रण में, जैसे जूलॉजिकल पार्क बना करके, वनस्पतिक उद्यान बना करके संरक्षित करना चाहिए। इन्हें विकसित किया जाना चाहिए। इनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी चाहिए, तब जीव जंतुओं का संरक्षण हो पाएगा। प्राकृतिक आवास संरक्षण करिए, वनों का संरक्षण करिए, तब जीव की जो जैविक संपदा है हमारी, जीवों के रूप में डाइवर्सिटी है हमारी, वह बनी रहेगी। दूसरा बिंदु देखिए, संरक्षण कार्यक्रमों में प्राथमिकता, जितने भी संरक्षण कार्यक्रम हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। अन्य जातियों की बजाय संकटग्रस्त जातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इनसे भी क्रांतिक या अति संकटग्रस्त जातियों को अति संवेदनशील जाति से भी पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो संकट में है जातियां, उनके प्रति जागरूकता समाज में दिखाई दे, इसके लिए संरक्षण कार्यक्रमों को में प्राथमिकता देना उनको आवश्यक है। चलिए अगले बिंदुओं की बात करें। दिया है इन्होंने, देखिए, बाद में दुर्लभ जातियां रखना है, उस जाति पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो अपने वंश को संरक्षित किए हुए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसे कि आपने यहाँ टाइगर्स की बात आई है ना, या वहाँ आपने देखा था एक कंट्री का नाम आपके सामने आया, किसका? डोडो पक्षी का नाम आया। तो ऐसी जो जातियां हैं विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त हो चुकी है, उनको संरक्षित करने का कोई विकल्प मिलता है तो उस पर काम करने की आवश्यकता है, उसकी तरफ ध्यान खींचने की आवश्यकता है, जो कि अन्य प्रोग्राम से हो सकता है। तीसरा बिंदु देखिए, कानून द्वारा संरक्षण। जंतुओं को जो जातियां विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं, उनके शिकार तथा उनके किसी भी प्रकार के नष्ट करने पर वैधानिक प्रतिबंध लगाना चाहिए। नियमों का अधिक कड़ाई से क्या करना चाहिए? पालन भी करवाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा चौथा पॉइंट, वन जीवों पर शोध कार्य। वन जीवों के संरक्षण के लिए शोध कार्य किए जाने चाहिए ताकि जिन कारणों से उनका विलुप्तीकरण होता है उन्हें जाना जा सके। ठीक है, आगे बात करें, जंतु संरक्षण स्थल एवं पार्कों की व्यवस्था। जीव विशेष कर जंतुओं की जाति की सुरक्षा के लिए विविध स्थानों पर जंतु संरक्षण या सेंचुरी बनाई जानी चाहिए। वहां पर जंतुओं की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्यों की स्थापना करनी चाहिए। जंतुओं के सूक्ष्म आवासों, पोषण क्षेत्रों, प्रजनन स्थल, विश्राम स्थल को इस प्रकार सुरक्षित किया जाना चाहिए कि वहाँ ये प्रजनन
कर सकें। आगे देखिए, जंतुओं की चिकित्सालय तथा रोगों से सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। सभी जंतुओं की चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। जंगली पौधों की रोग मुक्त करने की तकनीकी का भी विकसित करना आवश्यक है। आज के समय में देख रहे हैं पोल्यूशन की वजह से बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो कि एट रैंडम सूखना शुरू कर देते हैं और उनकी बीमारी का पता ही नहीं समझ में आता या पता ही नहीं चल पाता। अब इन पौधों में यह जो समस्याएं आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, एडाप्टेशन उसमें क्यों नहीं हो पा रहा है, या हम मनुष्य उनके लिए क्या कर सकते हैं, इन सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इन्हीं बातों से ही संरक्षण एनवायरमेंट का हो सकता है या कंजर्वेशन हो सकता है। चलिए अगले बिंदुओं की बात करें। जो 7वां पॉइंट आपके सामने है, देखिएगा, शिकारों पर नियंत्रण। केवल लाइसेंसधारी व्यक्ति को ही जानवरों को उचित दशा में मारने देना चाहिए। प्रजनन काल में शिकार के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वन्य जंतुओं के शिकार पर सामान्यतः प्रतिबंध होना चाहिए और अवैध शिकार, जिसको आप पोचिंग कहते हैं, के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। पादप और जंतुओं से संबंधित व्यापार को नियमानुसार नियंत्रित कर देना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनको लागू करने के बाद लाभ मिलेगा, कुछ पोर्शन पे लागू भी है और भी इसमें सुधार की आवश्यकता भी है। 8 नंबर पे देखें, जीवन रक्षित तंत्रों का प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम। ठीक है, जीव रक्षित तंत्र जल, वायु, मृदा का सही तरीके से प्रबंधन हो और इसे बचाना चाहिए। यह जीवधारियों को प्राकृतिक आवास प्रदान करता है जिससे वे पुनः स्थापित हो जाते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण पौधे एवं जंतुओं के जीवन के लिए घातक हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण भी इनका क्या है, आवश्यक है। तो प्रदूषण नियंत्रण बहुत आवश्यक है, बिना उसकी कोई भी जीव जाति संभल नहीं पाएगी और सुरक्षित रह नहीं पाएगी। 9वें बिंदु क्या है, 9वां बिंदु देखिएगा, सभी लाभप्रद पादप जंतु एवं इनके संबंधित जंगली किस्मों तथा सूक्ष्म जीवों को संरक्षण प्रदान करना। उन किस्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो संकटग्रस्त हैं और जिनकी अंतरराष्ट्रीय प्रजनन कार्यक्रम के लिए आवश्यकता है। पास्की तंत्र की कदाचित एक जाति को भी सुरक्षित किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कई ऐसे रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करके अपने जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। अगले कुछ बिंदु हैं उनको भी ध्यान दीजिएगा। दसवें में दिया गया है जीवों के प्रति दया एवं जागरूकता। लोगों को पादप एवं जंतुओं के लाभों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। बच्चों में जंतुओं के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न की जानी चाहिए। जंतुओं पर दया और प्रेम की भावना भी आपको रखनी पड़ेगी, तभी जाके जीव संरक्षित रह पाएंगे, अन्यथा वो संरक्षित नहीं रह पाएंगे। वहीं देखिएगा वृक्षारोपण, जिस क्षेत्र में जितने वृक्ष काटे जाएं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए उनकी गुणक संख्या में उस स्थान पर पौधे लगाने चाहिए तथा उनकी देखभाल करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जनसाधारण में वृक्षारोपण व पौधों की सुरक्षा की भावना को जागृत करना भी क्या है, आवश्यक है। ये कुछ ऐसे बिंदु है जिन पे कि बहुत महत्वपूर्ण से ध्यान देना है। बायोगैस को प्रोत्साहन देना, बायोगैस का उत्पादन अधिक करने से लकड़ी के ईंधन की मांग घटेगी, तो यह एक प्राथमिकता आप दीजिए। प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा, वनों के लगाने से आग की रोकथाम के संसाधन विकसित करने चाहिए। तो वनों में लगने वाली जो आग है उसके रोकथाम की बात कर रहे हैं, माफ करिएगा सेंटेंस अलग हो गया था। तो यहाँ जो है वनों में जो आग लग जाती है उसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप देखते हैं गर्मी के दिनों में बहुत भयंकर आग लग जाती है वनों में, तो उसके बारे में भी हमें विचार करना है और उसको संशोधित करके इस तरह से परिवर्तित करना है कि वन हमारे संरक्षित हो सके। अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, अद्वितीय जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उनको प्राथमिक रूप से सुरक्षा प्रदान करनी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर कि हमें काम करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों, इस लेसन का यह लास्ट पोर्शन था जो आपके सामने हुआ।
जो लास्ट के जो लेसन है जो पर्यावरण से संबंधित है मेरे बच्चों, सिर्फ वह इस वजह से नहीं है कि आप जो है उसको पढ़ें, एग्जाम में लिखें और भूल जाएं। क्योंकि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो भली भांति इस बात से परिचित हैं कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। आप हमेशा कहेंगे उत्पादक या ग्रीन प्लांट से मिलती है, और जो जीव सोचता है कि हमें नहीं मिलती है, हम दूसरी चीज़ों पर निर्भर हैं, तो इनडायरेक्ट वह भी प्लांट पर निर्भर है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में पौधे हैं, और पौधे के बाद फिर देख रहे हैं कि जितने भी जीव संपदा है, बायोडाइवर्सिटी है, उनको संरक्षित करना, उनको रखना जरूरी है। क्योंकि आप फूड चेन भी जानते हैं कि एक जीव दूसरे जीव से भोजन के किस स्तर से द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर एक स्तर बिगड़ता है तो दूसरे पे प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो हमें अगर इनसे बचना है तो यह आवश्यक है कि इस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी संपदा, जो प्राकृतिक संपदा है, वो बची पड़ी रहे। तो अपने लालच के चक्कर में हमें प्राकृतिक संपदा का विनाश नहीं करना है। यह जागरूकता हमारे समाज में हमें आपको रखनी पड़ेगी, और हमारे समाज में हमारे आपके द्वारा ही आएगी। तो इस चैनल पर विजिट करने वाले सारे बच्चों से हमारी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप साल में ही सही एक पौधा जरूर लगाएं, और पौधे जो आसपास है, प्लांट जो आसपास है, उनको संरक्षित करें, जीवों को संरक्षित करें, और इस संपदा को आप सभी बचाने में सहयोग करें। थैंक यू वेरी मच। अब आपसे मुलाकात नेक्स्ट पोर्शन पे कब होगी, यह आपकी ज़रूरत बताएगी। तो मिल देंगे फिर आपसे ज़रूर, लेकिन आप लगे रहेंगे एक अच्छे रिजल्ट के साथ। हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने नंबर्स हमें ज़रूर बताइएगा। हम बेसब्री से आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, जिसमें देखें कि हमारे बच्चे कितने अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमने लिमिट टाइम में ज़्यादा प्रयास किया कि आपको समझाएं, और भी समय इसमें आवश्यक था, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम पास में है तो इस बात को यहाँ ध्यान रखा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।